इस चैप्टर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट में लास्ट क्लास में हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा था। हमने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था। वहां पे क्या था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? एक ऐसी प्लेस जहां पर सेल एंड परचेज होती है, लेकिन किस चीज की सेल एंड परचेज? सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की। लेकिन अब ये मार्केट भी ना दो तरीके की होती है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरीके की होती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमारे पास दो तरीके की मार्केट है, एक मार्केट है स्पॉट मार्केट और दूसरी है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब देखो, स्पॉट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, यानी कि जैसी ट्रांजैक्शन हुई उसी टाइम पे उसका सेटलमेंट हो गया। ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही सेटलमेंट हो जाना स्पॉट मार्केट है, यानी कि ऑन द स्पॉट, अभी के अभी, तुरंत, इमीडिएटली। लेकिन जहां हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर डेट से है, यानी कि आपने खरीदारी, आपने जो ट्रांजैक्शन है वो तो आज करी है, लेकिन उसका सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे होने वाला है। सीधी सी बात। स्पॉट मार्केट क्या है? जैसे हम किसी नॉर्मल दुकान से सामान लेने के लिए गए, हमने सामान लिया, बदले में पैसे दे दिए, ये स्पॉट है, स्पॉट ट्रांजैक्शन। ठीक, हमने सामान तो आज ले लिया है, लेकिन पैसा हम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद दे रहे हैं, तो ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन हो गई ना, ये हमारी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट इमीडिएटली हो जाती है, जो डेली बेसिस पर जहां पर हमारे यहाँ काम चलता है, डेली नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हमारी स्पॉट मार्केट है। हालांकि स्पॉट मार्केट भी एक तरीके का मिसलीडिंग नेम है। ऐसा फॉरेन एक्सचेंज में होता नहीं है कि अभी मैंने इधर फॉरेन करेंसी परचेज करी, उधर पेमेंट हो गई हो, 2 दिन का टाइम मिलता है, वो T+2 होता है, ये सेटलमेंट पीरियड होता है। ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज आपको मिलते हैं सेटलमेंट करने के लिए। तो अगर विद इन दिस टाइम अगर आपने पेमेंट कर दी है तो वो स्पॉट ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी। ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट क्या है? जहां पर आप क्या करते हो? सेल एंड परचेज करते हो फॉरेन करेंसी की ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। आपने आज के रेट पे एग्री तो कर लिया है, जैसे कि आज रेट चल रहा है $1 का 70 रुपए। ठीक है, आपने आज के दिन पे ट्रांजैक्शन तो इफेक्ट कर ली, ट्रांजैक्शन यानी कि आप एंटर तो कर गए ट्रांजैक्शन में, लेकिन आपने कहा कि जो सेटलमेंट है ना वो हम 1 महीने बाद करेंगे। तो जब 1 महीने बाद सेटलमेंट होगी तो उस दिन के रेट से नहीं होगी, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन में एंटर हुए थे रेट यही वाला चलेगा। हमने $1 को 70 रुपए के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर किया था, तो इसी ट्रांजैक्शन के साथ ही आपकी सेटलमेंट होगी। तो ये होता है फॉरवर्ड मार्केट। जनरली फॉरवर्ड मार्केट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में जो वेरिएशंस आते हैं उनसे बचा जा सके। अब देखो, वेरिएशंस हमारे फेवर में भी हो सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट क्योंकि हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं इस चीज को, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई आज सस्ता है, आज खरीद लो, क्या पता कल को महंगा हो जाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मार्केट्स क्लियर? दोनों कौन कौन सी होती है? नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारे पास यहां पर 3 फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शंस। तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब यहां पर हमारा परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर समझते हो? खरीदारी की क्षमता। परचेजिंग पावर क्या है? अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी है? 100। परचेजिंग पावर डिसाइड करता है आपकी करेंसी की वैल्यू के ऊपर। जैसे कि अगर सपोज करो आपकी जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, ये एक मार्कर 25 रुपए का है, तो 100 रुपए में आप कितने मार्कर्स खरीद सकते हो? 4। कल को इस मार्कर की कीमत बढ़ के 50 रुपए हो गई, कितने खरीद पाओगे? 2। जिस 100 रुपए से पहले आप 4 यूनिट खरीद पा रहे थे इसकी, क्योंकि ये 25 रुपए का था, जैसे ही इसका रेट बढ़ा, ये 25 से 50 का हो गया, तो आप कितने खरीद पाए? सिर्फ 2 ना। तो दैट मीन्स आपकी उस करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई। समझ रहे हो परचेजिंग पावर का मतलब? ऐसे ही मैं कहूं 20 रुपए रेट हो गया, तो आप कितने खरीद पाओगे 100 रुपए में? 5। अब 5 खरीद पाओगे ना, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। यानी कि वही 100 रुपए 4 यूनिट भी दिलवा रहा है, वही 100 रुपए 2 यूनिट भी दिलवा रहा है, वही 100 रुपए 5 यूनिट भी दिलवा रहा है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो आपकी परचेजिंग पावर को अफेक्ट कर रहा है। मनी तो सेम है, इस कमोडिटी का रेट डिसाइड कर रहा है कि 100 रुपए की वैल्यू क्या है।
वो कितनी कमोडिटी आपको खरीद कर देगा। ठीक है, परचेजिंग पावर का मीनिंग समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है, इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि सपोज करो मेरे पास आज पैसा नहीं है और मुझे किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, बैंक से उन्हीं की करेंसी में बैंक ड्राफ्ट ले लेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेंगे। ये हमारी परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे फॉर्म में। मतलब हमने अभी कैश नहीं दिया, वो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन लेकिन तुरंत कैश की फॉर्म में नहीं हो रही है, तुरंत करेंसी की फॉर्म में नहीं हो रही है, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ से हम उस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि अभी कैश ना देकर हम कई बार देते हैं ना, चेक दे देते हैं, तो मेरी परचेजिंग पावर चेक में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई है, उसे उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है ना। आप कैश देते हो या चेक देते हो, बात एक ही मानी जाती है ना। लाइकवाइज जब हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट ना करके किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करी है। बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमारी जो परचेजिंग पावर है वो ट्रांसफर हो जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या है? क्रेडिट फंक्शन, अब यही मार्केट क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कैसे? हमें ना पैसा उधार चाहिए। किस चीज के लिए पैसा उधार चाहिए? फॉरेन ट्रेड के लिए। आपको पता है मार्केट में एक एक्सपोर्टर है, एक इंपोर्टर है। इंपोर्टर जो खरीद रहा है और एक्सपोर्टर जो सामान बेच रहा है। तो एक इंपोर्टर को ना पैसा चाहिए होता है। किस लिए पैसा चाहिए होता है? भाई सामान आया हमारी कंट्री में, पोर्ट पर रखा होता है पहले सामान, हमें क्या करना होता है, कस्टम क्लियरेंस करना होता है, तब जाकर हमारे पास सामान वापस आता है। तो आपको पहले तो पैसा चाहिए कि सामान रखा हुआ है पोर्ट पे, आपको वहां से सामान लेना है, तो उसके लिए क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये मार्केट आपको पैसा देगी। तो आपने पहले अपना सामान छुड़वा लिया वहां से, कस्टम क्लियरेंस से आपके पास सामान आ गया। अब आप क्या करोगे, आप उसे फिर बेचोगे, बेच के आपके पास पैसा आएगा। फिर जो आपके पास पैसा आएगा उससे आप किस चीज की पेमेंट करोगे? अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। जो पैसा आपने उधार लिया पे कर दोगे। दैट मीन्स इन्होंने हमें क्रेडिट फैसिलिटी दी कि भाई हमारे पास सामान आया हुआ है, हमें पहले वो सामान खरीदना है, खरीद के बेच के फिर हम पैसा दे सकते हैं। ये नहीं कि तुरंत अपनी जेब से आज ही हमें पैसा देना है। इन मार्केट्स ने हमें अलाउड कर दिया कि आज आप हमसे उधार ले लो, सामान ले लो अपना, उसको बेचकर जब आपके पास पैसा आए तब हमें चुका देना। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन ये मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। उसके बाद लास्ट फंक्शन है हमारा हेजिंग फंक्शन। वैसे जो हेजिंग का मतलब होता है वो होता है मिनिमाइज द रिस्क। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिस्क को मिनिमाइज करना हेजिंग फंक्शन कहलाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपके इसे रिस्क को कम करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जैसे कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि उन्हें गुड्स जो होते हैं वो खरीदने होते हैं आज, लेकिन उसकी सेटलमेंट कब करते हैं? वो किसी फ्यूचर डेट पे। आज की प्राइस पे ट्रांजैक्शन में तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन सेटलमेंट कब करते हैं? किसी फ्यूचर डेट पे। जैसे कि हमने अभी फॉरवर्ड मार्केट के अंदर पढ़ा, जनरली जो ट्रांजैक्शंस होती है वो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शंस कम ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि हमें लॉस अवॉइड करना है। क्यों लॉस अवॉइड करना है? क्योंकि फ्यूचर में रेट्स में वेरिएशंस हो सकते हैं, रेट बढ़ भी सकता है, रेट घट भी सकता है। तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी ट्रांजैक्शन को कर रहा है अपने अकॉर्डिंग इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने लॉस को क्या कर सकते हैं? वो मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को क्या कर सकते हैं? वो कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों फंक्शंस क्या क्या थे? ट्रांसफर फंक्शन जो परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है, क्रेडिट फंक्शंस आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, और हेजिंग फंक्शंस आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। ठीक है, अब हमने ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस चैप्टर में ना कुछ वर्ड है, कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहला हमारा टर्म है एक पैगिंग। पैगिंग का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमने फिक्स कर दी, रेट फिक्स कर दिया, तो उस चीज को पैगिंग बोला जाता है। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि $1.70 का है, तो ये फिक्स हो गया ना, तो इसे पैगिंग के नाम से जाना जाता है, इसे पैगिंग बोलते हैं। इसके लिए टर्म पैगिंग यूज होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हम अपनी कंट्री की करेंसी को टाइड करते हैं, यानी कि फिक्स करते हैं
विद द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, यानी कि किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो उस कॉन्सेप्ट को हम पैगिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका पैरिटी वैल्यू। देखो ये तो करेंसी का करेंसी से टाइड अप हुआ। किसी कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में फिक्स किया जाता है, सेम लाइन बोल रही हूं ना, बट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के टर्म्स में। $1 5 मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर है। अगर इस तरीके से हम वैल्यूज को डिसाइड करते हैं, यानी कि जब गोल्ड के टर्म्स में वैल्यूज फिक्स की जाती हैं तो उसे पैरिटी वैल्यू कहते हैं। जब करेंसी के टर्म्स में की जाती है तो पैगिंग कहते हैं, और जब वही चीज गोल्ड के टर्म्स में की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या है डेफिनेशन, when the value of currency is fixed in terms of some another currency in terms of gold, then it is known as the parity value of currency। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास ना अर्लियर टाइम्स में दो सिस्टम चलते थे। एक था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद आया हमारा ब्रिटन वुड्स स्टैंडर्ड। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, जो एक्सटर्नल वैल्यूज हुआ करती थी करेंसीज की, वो फिक्स कर दी जाती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यानी कि पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था कि $1 70 रुपए के बराबर, $1 75 रुपए के बराबर है। $1 कितने मिलीग्राम या कितने ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज डिसाइड की जाती थी। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक हुआ करते थे हर कंट्री के, वो रेडी रहते थे हमेशा अनलिमिटेड क्वांटिटीज को एक्सचेंज करने के लिए। बाय एंड सेल करते थे वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करेंसी। और आपको पता है कि पहले के टाइम पे गोल्ड की कोई कमी नहीं थी। राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या गोल्ड की कमी हुआ करती थी, खजाने भरे रहते थे हमारे। तो वहां पे यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, इसमें भी ट्रेड होता था। पहले तो इंडिया जो ट्रेड करता था वो गोल्ड में ही करता था। जो पेमेंट होती थी इंडिया के यहाँ से वो गोल्ड के टर्म्स में ही होती थी। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड है वो आया हमारे पास, जिसमें गोल्ड को रिप्लेस कर दिया गया US डॉलर से। आपको ही पता है कि आज हम जब फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, US डॉलर। ये हमारी ऑफिशियल करेंसी है। जैसे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, इसी तरीके से US डॉलर को कोर ऑफ द सिस्टम कहा गया, क्योंकि हम जितने भी फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं सब डॉलर के टर्म्स में करते हैं। तो सारी करेंसीज को पैक्ड कर दिया जाता है। देखो अगेन पैक्ड वर्ड आया ना यहाँ पे, सारी करेंसीज को पैक्ड कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, ताकि हम इजीली फॉरेन ट्रेड कर सके, हम अमाउंट डिसाइड कर सके कि कितने अमाउंट का हमने ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो इस चैप्टर के अंदर में पता होने चाहिए थे। लेकिन अब हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया है। हमने BOP का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हमें स्टार्ट करना है एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर। ठीक है।